हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल गोस्वामी ज्योग्राफी की इस स्पेशल क्लास में फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज अपनी 8th क्लास है। इस 8th क्लास के अंतर्गत अपन ज्योग्राफी की जो स्टडी करेंगे उसके अंतर्गत लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड्स लाइंस की स्टडी करेंगे। इसके अलावा अपन अर्थ की स्टडी करेंगे, अर्थ की सिचुएशन के बारे में जानकारी करेंगे। तो देखिए, आज अपने जो चैप्टर है 8th पार्ट है। इस 8th पार्ट के अंतर्गत अपन अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अर्थ यानी होती है आपकी पृथ्वी। अब ये पृथ्वी क्या है, सबसे पहले इसकी अपने को आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आकृति कैसी है पृथ्वी की? जियोड के समान है। इसकी आकृति है जियोड। देखिए, जियोड का मतलब ये समझिए, जियोड एक ऐसा वर्ड है कि जिसके द्वारा अपन इस अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अर्थ जियोड क्यों बनाया गया इसको। तो देखिए, जियोड का मतलब है कि ये आपकी जो अर्थ है वो 3D इमेज है। 3D इमेज या 3D पिक्चर के अंतर्गत अपन बोल सकते हैं। लेकिन 3D इमेज कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास में जो आपके ऑरेंज होती है, ऑरेंज एक आपके 3D इमेज के रूप में देखने को मिलती है। जिस प्रोडक्ट की अपन लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई की स्टडी करवा देता है, वो प्रोडक्ट आपका 3D इमेज के अंतर्गत आएगा। बाकी जो भी इमेज जिसके द्वारा आपके पास में केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई की स्टडी करवाएगी, वो इमेज आपकी जो होगी, पिक्चर होगी, वो 2D इमेज के अंतर्गत आएगी। तो देखिए, पृथ्वी आपकी कैसी है? गोलाकार है। पृथ्वी आपकी कैसी है? इस तरीके से आपके पास गोलाकार है। अब ये गोलाकार पृथ्वी को अपने वो गोल जो आकृतियां होती है वो 3 टाइप की होती है। एक, ये 2 और ये 3 आकृतियां होती है गोलाई के अंदर। अब इसको समझिए, गोलाई के अंदर 3 आकृतियां होती है। एक तो होता है स्फेरिकल, एक होता है रिंग और एक होता है सर्किल। ये 3 डायग्राम्स के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, रिंग होता है आपका वर्ड, रिंग को हम क्या बोलेंगे? वर्ड। और सर्किल का मतलब होता है परिधि। परिधि के अंतर्गत इसकी स्टडी करेंगे। और एक होता है स्फेरिकल आपका जो इमेज हो गया, देखो ये आपकी जो इमेज है ये 2D इमेज है। 2D इमेज है, ये भी आपकी 2D इमेज है। जबकि ये आपके जो स्फेरिकल है, गोलाकार है। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। ये जो आपकी इमेज है वो 3D इमेज है। इस 3D इमेज के अंतर्गत अपन स्टडी करेंगे, पिक्चर के अंतर्गत स्टडी करेंगे। 3D का मतलब क्या हुआ? देखो, इसके अंदर आपके पास लंबाई दिखाई दे रही है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। ऊंचाई नहीं दिखाई देगी, इसलिए आपकी 2D इमेज है। इसकी भी आपके पास में चौड़ाई, लंबाई दिखाई दे रही है, तो ये आपकी अपरिधि। ये देखो, ये वाला सर्किल, इस सर्किल वाला पार्ट, ये स्टडी करवा रहा आपको। अब देखिए, जबकि स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत आपको गोलाकार का मतलब, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ग्लोब, ये आपका ग्लोब है। तो ये ग्लोब की जो आकृति होगी वो बिल्कुल आपको इसके द्वारा आपके पास में आपको एक 3D इमेज के रूप में इसकी स्टडी करेंगे। जैसे कि अपन उसकी लंबाई भी देख सकते हैं, जैसे नारंगी होती है, या अपन बोल सकते हैं ऑरेंज जो होती है, उसकी अपन को लंबाई भी दिखती है, ऊंचाई भी दिखती है, चौड़ाई भी दिखती है, या फिर उसकी गहराई भी दिखती है। तो आपकी ये जो इमेज हो गई वो कैसी इमेज हो गई? 3D इमेज के रूप में अपने को जानकारी प्राप्त करती है। तो आपकी जो पृथ्वी है वो 3D इमेज के अंतर्गत इंक्लूड की गई है। देखिए, नेक्स्ट आगे मैं इसके अंतर्गत स्टडी करवाता हूँ आपको। अब पृथ्वी का जो मॉडल है, इसके आधार पर एक और मॉडल अध्ययन करवाते हैं अपन, क्या? ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? सबसे पहले आप देखते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब किसे कहेंगे? पृथ्वी के आकार का वह मॉडल, या पृथ्वी के जो अर्थ की जो डिजाइन किया हुआ जो प्रोडक्ट है, पृथ्वी के आकार का वह मॉडल जो आपके पास में जिस पर पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, वो आपका क्या कहलाएगा? ग्लोब कहलाएगा। अब इस ग्लोब की क्या विशेषता है? इस ग्लोब की मुख्य विशेषता है लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स। एक तो विशेषता क्या बताते हैं? लॉन्गिट्यूड्स, और एक बताते हैं लेटिट्यूड्स। जैसे कि ये आपके पास में लेटिट्यूड्स लाइन होती है,
लेटीट्यूड्स लाइन होती है, लेटीट्यूड्स का मतलब होता है आपके पास में अक्षांश, और जबकि ये जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड्स लाइन का मतलब होता है आपके पास में देशांतर। देखिए बेटा, ये मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि अगर एक्चुअली स्टडी की जाए तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी आपको लॉन्गिट्यूड्स अक्षांश लॉन्गिट्यूड्स आपके पास देशांतर और लेटीट्यूड्स अक्षांश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मानव ने क्या किया है, अपनी सुविधाओं के लिए, खुद की सुविधाओं के लिए पृथ्वी पर इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मानक रूप धारण किया है, जिसके माध्यम से अपन किसी भी दो कंट्रीज के बिटवीन मध्य की अपन क्या बोल सकते हैं, दूरी देख सकते हैं, टाइम की गणना करते हैं। ये सारे जो कार्य होते हैं इनके माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा जो जलवायु की जो स्टडी की जाती है वो इसी के माध्यम से की जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इनकी स्टडी करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब देखिए, सबसे पहले अपन स्टडी कर लेते हैं अक्षांश। अक्षांश क्या है? अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स 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 की स्टडी करते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूं पर अक्षांशों के अंतर्गत तो क्या होती है। देखिए, एक तो इस तरीके से अध्ययन करता है लेटीट्यूड्स, लेटे हुए, जिस तरीके से अपन देखते हैं ना, कोई वस्तु लेटी हुई है, कोई व्यक्ति लेटा हुआ, तो इस तरीके से लेटता है। तो लेटी हुई जो आकृति लाइनें दिखाई देगी वो आपकी क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है। देखिए, अक्षांश, अक्षांश में पहला वर्ड क्या आ रहा है? अक्षांश में पहला वर्ड आ रहा है आपका ए, और ये ए लैटिन भाषा के कैपिटल वर्ड ए से बनता है। लैटिन भाषा के कैपिटल वर्ड ए से बनता है। इस एक के अंदर देखिए कौन सी लाइन आ रही है, आपको दिखाई जा रही है। ये आपके पास जो लाइन आ रही है वो आडी लाइन आ रही है। तो इसलिए जो जितनी भी आपके पास पृथ्वी के ऊपर ऐसी लाइन दिखाई देगी वो आपकी क्या कहलाएगी? अक्षांश या लेटीट्यूड्स लाइन के रूप में जानी जाएगी। अब देखिए, ये क्यों, कैसे, किस मकसद से बनाई जाती है और किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये आपके एंगल्स होते हैं। लेटीट्यूड्स लाइंस के क्या होते हैं? एंगल होते हैं, और इन एंगलों पर आधारित आपके पास में ये डिग्रीज बनाई जाती है, कोणस बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ आपके पास में 1 डिग्री है, फिर इसके बाद में 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो यहाँ आपके इस जो 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन से आपके ये कोण बने हुए होते हैं। जैसे 1 डिग्री का कोण यहाँ बन गया तो 1 डिग्री का यहाँ बन गया, तो इस तरीके से इसको मिलाया जाता है। तो ये आपके पास में जो लाइन, जो फर्स्ट लाइन हो गई वो 1 डिग्री की लेटीट्यूड्स लाइन के अंतर्गत स्टडी करवाई। इसी प्रकार आपके पास टोटल ऊपर यहाँ नॉर्थ के अंदर 90 डिग्री और साउथ के अंतर्गत 19 डिग्री। तो टोटल आपके पास अक्षांश होते हैं, टोटल अक्षांश आपके पास कहलाएंगे 19 प्लस 19 बराबर 180, 180 प्लस आपके पास 0 वाली भी एक लेटीट्यूड्स लाइन है, तो 1 प्लस 0 वाले जोड़ देते तो 181। तो आपके पास लेटीट्यूड्स कितने हैं? हाउ मेनी लेटीट्यूड्स? तो लेटीट्यूड्स आपको टोटल बताने पड़ेंगे 181 की। अक्षांश होते हैं 181। जबकि लेटीट्यूड्स लाइन अगर स्टडी में आपके पास पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, लेटीट्यूड्स लाइन होती है, तो इसके भी स्टडी करवाई जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंतर्गत विपरीत संबंध होता है। अब देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ आपके पास में केवल और केवल पॉइंट दिखाई देता है। यहाँ आपके पास में दोनों जगह नॉर्थ और साउथ का जो पोल है वहां केवल आपको पॉइंट दिखाई देगा। तो मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये आपकी लाइन नहीं है, ये पॉइंट है। लाइन आप किसे कहेंगे? इस लाइन, इसे लाइन कहेंगे। तो आपके पास यहाँ तक आपको लाइन दिखाई देगी, यहाँ तक, यानी कि 89 तक आपको लाइन दिखाई देगी। लेकिन इसके बाद भी जो लाइनें हैं वो दिखाई नहीं देगी। ऊपर वाली तो 90 के ऊपर आपका डॉट बनता है, चाहे नॉर्थ पार्ट पे हो चाहे साउथ पार्ट पे हो, दोनों हिस्सों में आपके पास में केवल और केवल डॉट दिखाई देता है। और इन डॉट्स को लेटीट्यूड्स लाइन के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन 2 डॉट्स को अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो लेटीट्यूड्स लाइन, या मैं आपको बोलूं अक्षांश रेखाएं जो होती है वो आपको बोलना पड़ेगा। जैसे 181 2 कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, लेस देन कर दीजिए इसको 2 को, तो 2 लेस करेंगे तो आपके पास 179।
179 आपके पास टोटल आपके पास में क्या हो जाते हैं लैटिट्यूड्स, या मैं आपको बताना चाहूंगा अक्षांश रेखाएं होती है। अब दूसरी देखिए, ये आपके पास में लैटिट्यूड्स लाइन की स्टडी हो चुकी है, तो दूसरी आपके पास में जो स्टडी होगी वो आपके पास लॉन्गिट्यूड्स लाइन के रूप में होगी। किस रूप के रूप में होगी? लॉन्गिट्यूड्स। दूसरी आपके पास में क्या होती है? देशांतर। रेखाएं, देशांतर रेखाओं की स्टडी करेंगे। अब देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो देशांतर रेखाओं के अंतर्गत समझिए, अब इसका मतलब समझिए। देशांतर, देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स लाइन, लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है लॉन्ग, खड़ा होना इस तरीके से। जो एक तो देखो आपके पास में होते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपके पास लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, और जो लॉन्गिट्यूड्स जो पार्ट होंगे वो आपके पास कैसा कहलाएंगे? देशांतर। तो देशांतर को देखो कैसे आपको पढ़ना है। देशांतर में से पहला वर्ड पकड़ लीजिए, क्या है? द कैपिटल लैटिन भाषा की डी शब्द से बनता है, और डी के से कौन सी लाइन आ रही है आपके पास में? ये खड़ी लाइन आ रही है। तो जितनी भी आपके पास में ऐसी खड़ी लाइन दिखाई देगी वो आपको क्या कहलाएगी? देशांतर रेखाएं। लेकिन ये क्या होती है? ये सर्किल आकार में होती है, इस तरीके से देशांतर रेखाएं। इस तरीके से सर्किल आकार में होने के कारण ये चीज जब इन लाइनों को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती है? क्रॉस करती है। जब दो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस को आगे बढ़ाएंगे, अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेगी? एक दूसरे को क्रॉस करेगी, काटेगी। इसलिए ये इनकी जो संख्या होती है वो क्योंकि पूरे वर्ष की परिधि के रूप में हो जाती है, तो इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 360 मानी गई। तो देखिए ये आपकी होती है अक्षांश रेखाएं, तो होती है 181, रेखाएं होती है 179, अक्षांश तो होते हैं 181, जबकि अक्षांश रेखाएं होती है 179। देशांतर आपके पास कितने माने गए? 360। देशांतर किसे कहेंगे? जो खड़ी लाइनें होगी ना, जितनी भी आपके पास में खड़ी लाइनें दिखाई देगी वो आपकी क्या होती है? देशांतर। देखो देशांतर का अर्थ समझिए। देशांतर, देशांतर क्या यूज में होती है? देखो देशांतर, देशांतर का मतलब हो गया दो देशों के मध्य की दूरी। दो देशों के मध्य की जब दूरी का अध्ययन करवाते हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी? देशांतर रेखाएं। जैसे कि भारत के अगर किसी एरिया के टाइम की स्टडी भी करेंगे, समय की भी स्टडी करेंगे ना, समय की स्टडी करेंगे तो आपके पास में जो यूज आएगा वो देशांतर रेखाएं ही यूज में आती है। एक देशांतर, या मैं आपको बोलूं एक देशांतर या एक लॉन्गिट्यूड्स लाइन से सेकंड देशांतर, एक देशांतर रेखा से दूसरी से देशांतर रेखा पर जाने पर 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा से अगर दूसरी देशांतर रेखा पर जाते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से आपके पास में टोटल आपको स्टडी करवाता है कि टोटल जब देशांतर पार करते हैं तो लगभग 24 घंटे का टोटल समय लगता है। तो मेरा कहने का यानी 15 देशांतर पर पहुंचते ही 15 देशांतर पर जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो आपके पास में 1 घंटे का समय लग जाएगा। 15 चौकू 60। तो इस प्रकार आपके पास स्टडी करनी होती है। मैं आगे इसकी और खुलकर स्टडी करवा दूंगा आपको, थोड़ा इसको समझिए क्या होते हैं और किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं। अब तक आपके पास में ये कंप्लीट हो चुके हैं, क्या अक्षांश होते हैं और क्या देशांतर होते हैं। ये टोटल जो बने होते हैं वो एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं। कोण कैसे होते हैं वो आपको भी स्टडी करवा देता हूँ। देखिए कोण कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अक्षांश बताता हूँ। ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर अपन किसकी स्टडी करेंगे? सबसे पहले ये 0 डिग्री लाइन है, इसे बोलेंगे अपन भूमध्य रेखा। इसी लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या? इक्वेटर लाइन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या? इक्वेटर लाइन। इसी प्रकार ये जो लाइन है, इसी लाइन कौन सी लाइन के अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी? ये आपकी अक्षांश रेखा के अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी, सम्मिलित की जाएगी। अक्षांश का मतलब हो गया आपके पास में लैटिट्यूड,
ठीक है। तो आपकी जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है या इक्वेटोर लाइन है, वो आपकी कैसी लाइन्स है, वो आपकी लेटिट्यूड्स लाइन है, लेटिट्यूड्स लाइन है। अब देखिए, अब इसी प्रकार आपके पास में तीन इंपोर्टेंट लाइन मानी गई है अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत। जैसे एक तो ये हो गई, एक हो गई आपके पास में 23.5, 23 से 1/2, 23 से 1/2। इस लाइन को अपन बोलते हैं कैंसर लाइन या अपन बोलते हैं कर्क रेखा। कैंसर लाइन या कर्क रेखा, इसे किस रेखा को बोलते हैं? तो देखिए, ये कैंसर लाइन या कर्क रेखा होती है। और एक लाइन और इंपॉर्टेंस होती है इन अक्षांशों के अंतर्गत, वो है 23.5 नीचे की ओर साउथ पार्ट के अंतर्गत। तो देखिए, इस लाइन को अपन बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, जिसे बोलते हैं मकर रेखा, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न लाइन। तो ध्यान रखना ये चीजें क्या इंपोर्टेंस रखती है। देखिए, आपके पास में जो इक्वेटोर लाइन है, भूमध्य रेखा है, वो संपूर्ण पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 भागों में डिवाइड कर देती है संपूर्ण पृथ्वी को। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इस पार्ट को बोलेंगे नॉर्थ स्फीयर, नॉर्थ स्फीयर, और इसको बोलते हैं साउथ स्फीयर। नॉर्थ स्फीयर का मतलब हो गया आपके पास में उत्तरी गोलार्ध, और साउथ स्फीयर का अर्थ हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस रूप में इसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए, जो आपकी कैंसर लाइन है, वो जो कैंसर लाइन है वो किस पार्ट में आपके पास में आएगी? वो कैंसर लाइन आपके पास में आएगी जो नॉर्थ स्फीयर है उसके अंतर्गत आएगी, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आएगी। और जबकि कैप्रिकॉर्न लाइन है वो साउथ स्फीयर के अंतर्गत आएगी। जो मकर रेखा है वो आपके साउथ यानी दक्षिणी भाग के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है, सम्मिलित की जाती है। रही बात समझिए इसको। अब देखिए, सर इस चीजों को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या मकसद है, क्या काम में आ रही है? तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी जो लाइन्स हैं वो जलवायु के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है। किसी भी प्रदेश का जो जलवायु होता है उसकी सिचुएशन, स्थिति को बताने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो किन लाइनों की मानी गई है? वो आपके लेटिट्यूड्स लाइन या मैं आपको बोल दूं अक्षांश रेखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये सन की पोजीशन के आधार पर बनाई जाती है कि किस पोजीशन पे सन है, उसी के आधार पर यहाँ पर सीजन, जैसे सीजन्स होते हैं ना, ऋतु परिवर्तन, जैसे वर्ग देखने को मिलता है। जैसे समर सीजन होता है, जैसे आपके पास विंटर सीजन होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है। इस प्रकार के जो ऋतु परिवर्तन से जितने भी संबंधित कार्य होते हैं वो सन की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। और सन की जो पोजीशन यानी कि स्थिति जो सन की कैसी है उसी पर आधार पढ़कर इनका मकसद पूरा किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज तो ये समझाने में आ रहा। अब दूसरी चीज, ये बनाई कैसे जाती है, ये एंगल्स कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये आपकी अर्थ का सेंटर पॉइंट है। अर्थ का ये मान लीजिए केंद्र है, सेंटर पॉइंट को बोलते हैं केंद्र। जिसे अपन जब किसी को स्फेरिकल घुमाते हैं यानी कि वर्त बनाते हैं तो एक दो प्रकार होते हैं, उसमें दो नोक होती है, दो छोर होते हैं। एक तो पेंसिल का छोर होता है और एक नोक जो होती है वो प्रकार की जो कील होती है उसकी नोक होती है। तो कील को कहाँ रखते हो? सेंटर में रखते हो। और प्रकार की जो पेंसिल की नोक है उससे आप सर्किल को घुमाते हो। तो जहां आपकी वो पहली कील वाला जो एंगल लगा होता है वो सेंटर पॉइंट होता है। तो ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से क्या बनाए जाते हैं? एंगल्स बनाए जाते हैं, कोण बनाए जाते हैं। और इन कोणों के माध्यम से आपके पास में टोटल आपके पास में जो लेटिट्यूड्स लाइन है उसकी स्टडी करवाई जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपके पास में ये 1 डिग्री, देखो आपको मैंने ये बताया कि जो 0 डिग्री इक्वेटोर लाइन है वो संपूर्ण ऑल द अर्थ जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देती है। संपूर्ण पृथ्वी को 2 पार्ट्स, 2 भागों में डिवाइडेड या विभाजित कर देती है। और जब ये 2 भागों में विभाजित करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 पार्ट बढ़ गए, नॉर्थ साउथ स्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, साउथ स्फीयर,
इसका मतलब हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध का अध्ययन करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 करते हुए यहाँ पर टोटल कितने डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे, 90 डिग्री के। इसी प्रकार दक्षिण में भी कितने डिग्री के एंगल बन जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे, कोण बन जाएंगे। और इन कोणों को कैसे बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर आपके पास में डी रखा जाता है, डी के हिसाब से यहाँ पर जैसे 1 डिग्री का कोण हो गया, फिर ये 2 डिग्री का कोण हो गया, फिर ये 3 डिग्री का कोण हो गया, फिर इनको इस तरीके से मिलाकर टोटल आपके पास में ये 1 डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया, 1 2 इस तरीके से आपके पास टोटल एंगल्स बन जाते हैं। तो ये आपके इसी प्रकार से उत्तर में और इसी प्रकार से आपके पास दक्षिण में हो जाएंगे और ये पूरे आपके पास अक्षांश रेखाओं का प्रदर्शन या स्थिति को बना दिया जाता है। तो ये आपके पास में अक्षांश रेखाएं हो गई। अब देखिए, अब इसके माध्यम से आपको जलवायु के बारे में कैसे स्टडी करेंगे या मौसम के बारे में कैसे स्टडी करेंगे। देखो दोनों वर्ड ही आपके अलग होते हैं। एक तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। मैं वैसे मोटे मोटे तौर पे ही इसकी स्टडी करूंगा क्योंकि लेसन्स अलग है, जलवायु का लेसन अलग है, मौसम का लेसन अलग है। देखो दो चीज होती है, एक तो होता है मौसम, और इस मौसम विज्ञान का जो पिता है, फादर, वो मौसम विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, एक तो इसको ध्यान में रखना है। और एक होती है जलवायु, जलवायु का पिता किसे माना जाता है। तो जैसे जलवायु का पिता मैं आपको बोलता हूं हमबोल्ट। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखना, ये दोनों अपन एक ही मानते हैं लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग है। जलवायु क्या होती है, दीर्घ अवधि के लिए इंक्लूड की जाती है, दीर्घ अवधि के लिए, क्योंकि एक बार जलवायु को परिवर्तन होने में लगभग 30 से 35 वर्ष का समय लगता है। जबकि मौसम जो होता है, मौसम विज्ञान के पिता अरस्तु, मौसम विज्ञान के पिता अरस्तु। अब देखिए मौसम क्या है, मौसम क्या चीज है, ये हर पल जो परिवर्तन होता है, हर पल या पर सेकंड जब ये चेंज होता है तो उसे तो बोलते हैं अपन क्या, मौसम। जबकि जिसको समय को जलवायु क्या होती है कि इसको बदलने में समय अधिक लगता है। लगभग 30 से 35 वर्ष का समय माना गया है कि एक बार जलवायु परिवर्तन होने के लिए 30 से 35 वर्ष का समय लगता है। जबकि मौसम जो होता है वो हर पल चेंज होता रहता है। जैसे समझिए आप मेरी बात कि जैसे आपको खुली धूप निकली हुई, अचानक बादल छा गए तो अपन क्या बोलेंगे, मौसम परिवर्तन हो गया, मौसम में क्या हुई, चेंजिंग आ गई। जैसे फिर बोलेंगे जैसे कि बादल वापस निकल गए, फिर बोल देते हैं मौसम में परिवर्तन हो गया। तो मौसम का कोई विश्वास नहीं होता है, वो कभी भी पलट जाता है, कभी भी चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु जो होती है उसको चेंज होने के लिए लगभग समय अधिक चाहिए। लगभग जो माना गया है वो 30 से 35 वर्ष का समय माना गया है। तो अब जलवायु का अध्ययन ये अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से करवाती है, तो मैं उसको बता देता हूं आपको कि देखिए, मैंने आपको बताया कि देखो एक स्टार है, ये आपका स्टार कौन है, सन, SUN, सन यानी सूर्य। सूर्य आपका स्टार है, तारा है, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या हो गई आपकी ग्रह, ये पृथ्वी आपकी ग्रह हो गई, ये लो पृथ्वी। ये पृथ्वी हो गई आपकी ग्रह। ये पृथ्वी आपकी ग्रह हो गई। अब इसको समझिए क्या है ये पृथ्वी। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत अपना परिक्रमण करती है। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, इस तरीके से ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। एंटी क्लॉकवाइज को समझ लीजिए क्या होता है, घड़ी की सुई के विपरीत। ये आपकी वॉच है, घड़ी है, यहां आपके पास 12 है, 6 3 9। घड़ी आपकी जब चलती है तो वो यूं चलती है, इधर इस तरीके से घड़ी का टाइम बताया जाता है। लेकिन पृथ्वी इस घड़ी के सुई के विपरीत चलती है। देखो इस तरीके से जो घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों। जब इस तरीके से आपकी पृथ्वी घूमेगी तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये जब घूमेगी तो इसके ऊपर 4 पोजीशन बनती है। तो 4 पोजीशन याद रखने का देखिए, समझ देख लीजिए। एक तो होता है जुलाई, सॉरी देखिए महीने याद कर लेना, मार्च। एक तो होता है 21 मार्च, 21 मार्च हो गया।
इसके बाद में 3 महीने कर लीजिए, मार्च के बाद में क्या आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून। तो यहाँ आते ही इसकी सिचुएशन 21 जून को यहाँ हो जाएगी, 21 जून को सन यहाँ सॉरी पृथ्वी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में सिचुएशन फिर देखिए, अगली सिचुएशन 3 महीने और इंक्लूड कर लीजिए, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 या 23 सितंबर, और लास्ट सितंबर के बाद में देखिए, सितंबर के बाद में कौन सा महीना आ जाएगा आपके पास में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर 22 दिसंबर, ये हो गया आपके पास में, या अधिकतर ये 23 सितंबर ही माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि कई बार इसमें परिवर्तन मिल जाता है, तो दोनों ही यूज में लेने हैं आपको, तो ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है कि देखिए 21 मार्च को ये आपकी पृथ्वी है, ये वाला हिस्सा में यहाँ लिख कर आया, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर 3 लाइनें होती है, 1 2 और ये 3, ये आपकी करक, ये भूमध्य और ये विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या मैं बोल दूं इक्वेटर लाइन, तो या इसको बोलूंगा मैं कैप्रिकॉर्न लाइन, या इसको बोल देते हैं अपन क्या मकर रेखा। अब देखिए स्टडी करते हैं इसके बारे में। स्टडी ये करते हैं कि जब सन 21 मार्च को क्या होता है कि सन सीधा सीधा इसके मिडिल पार्ट को इफेक्ट डालता है, मिडिल यानी मध्य पार्ट को। तो मध्य में आपके पास में कौन सी लाइन आती है, वो मध्य रेखा आ जाती है या इक्वेटर लाइन आ जाती है। तो जब सूर्य की जो लेजर होती है, सन की जो लेजर होती है, किरणें होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, वो सीधी कहां पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। तो देखो दोनों तरफ प्रकाश जो प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में न तो यहाँ पर सर्दी पड़ेगी और न गर्मी पड़ेगी। तो इस स्थिति एक स्थिति यहाँ बनती है। तो देखिए एक इससे यहाँ बोल देते हैं, ये यहाँ पर भूमध्य रेखा पर हो गई। अब देखिए पृथ्वी की 2 गतियां मैंने बताई, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। एक गति तो कौन सी बताई थी मैंने कि वो जो गति जिसपे बोलते हैं, तो परिक्रमण गति होती है और एक होती है परिभ्रमण। परिक्रमण गति में तो क्या होता है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और परिभ्रमण में क्या होता है अपने ही अक्ष पर जब घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमते घूमते इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसकी जो ये लैटिट्यूड लाइन की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ आपके पास मिडिल पे थी सन की लेजर, तो यहाँ आते ही इसकी जो 21 जून को क्या होता है कि सन जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब हो गया कर्क रेखा पर, यहाँ दिखाई देगा 21 जून को, पूरी 21 जून को। तो आपको जानते हैं 21 जून के समय अपने यहाँ गर्मी ज्यादा बढ़ती है, और 21 जून का जो डे होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस कारण यहाँ उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, समर सीजन आ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, जिसके कारण यहाँ पर दिन और रात की अवधि जो होती है वो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। दिन की अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दिन बड़े होने लग जाएंगे, रातें छोटी होने लग जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, इसके बाद 3 महीने देखिए, 21 मार्च के बाद में क्या होता है, कौन सा महीना आएगा, 21 जून हो गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 23 सितंबर। तो देखिए ये मैं आपको यहाँ पे एक बार और समझा रहा हूं। ये 23 सही 1/2 0 और 23 सही 1/2। देखिए यहाँ आपकी जो सन की पोजीशन थी वो क्या थी, 21 मार्च को, ठीक है। फिर यहां से सन चला जाएगा यहाँ 21 जून को, फिर वापस देखो ऊपर नहीं जाएगा, अब सूर्य जो आएगा वापस कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा, इस लाइन पर भूमध्य रेखा पर वापस आएगा, रिपीट होगा। तो ये स्थिति कब बढ़ेगी आपके पास में, 22 या 23 सितंबर मान लीजिए, 23 सितंबर को बढ़ेगी। फिर यहाँ से वापस कहाँ आएगा, यहाँ, तो ये 22 दिसंबर को हो जाएगा। तो देखिए ये यही इस सर्किल के अंदर यूं ही घूमता रहता है, इस सर्किल के अंदर। तो देखिए यहाँ आ चुका है सन, यहाँ आ गया था पहले, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आया, तो इस स्थिति में आ गया। अब यहाँ से सन वापस कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा।
तो यहाँ से वापस यहाँ आने के लिए इसको यहाँ आना होगा। तो ये स्थिति किस डेट को आएगी? ये स्थिति आएगी 22 या 23 सितंबर। इक्वल जो माना गया है वो 23 सितंबर को माना गया। 23 सितंबर को जो सन होगा वो आपके पास वापस भूमध्य रेखा पे आ जाएगा। जब वापस यहाँ आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? दिन रात वापस यहाँ क्या हो जाएगी? बराबर, दिन रात बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास में दिन रात बराबर यहाँ हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि सन की लेजर यहाँ आपकी हो चुकी है, कैंसर लाइन पे हो चुकी है, कैप्रिकॉर्न पे हो, सॉरी इक्वेटर लाइन पे हो चुकी है। अब देखिए सितंबर के बाद में कर लीजिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने। तो दिसंबर का 22 दिसंबर को सन वापस आपके यहाँ आता है और यहाँ आने के पश्चात आपकी जो लाइन होगी वो ये सम्मिलित हो जाएगी। कौन सी? मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न लाइन आ जाएगी। अब कैप्रिकॉर्न लाइन पर आएगी तो ये देखो कौन सी स्थिति रखता है, कैप्रिकॉर्न कौन सी पोजीशन पे है आपकी? वो है दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर क्या हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध। अगर सूर्य यहाँ होगा तो यहाँ तो हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु और इधर क्या हो जाएगी? शीत ऋतु, सर्दियां पड़ेगी। और जब सूर्य यहाँ होता है तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु, यहाँ क्या हो जाएगी? शीत ऋतु की पोजीशन बन जाती है। तो इस प्रकार आपके पास भी इसके द्वारा ये पोजीशन डिफरेंट करती है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो अक्षांश रेखाओं का महत्व हो गया। अब आपके पास में दूसरा जो महत्व होता है वो कौन सी रेखाओं का आएगा?